हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अ वेरी वन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नम्र अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम देखने वाले हैं आपके सीएमए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है मींस ऑफ प्रोडक्शन। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो मींस ऑफ प्रोडक्शन एक नया चैप्टर ऐड हुआ है आपके न्यू सिलेबस में। ओल्ड वालों के लिए लेक्चर वैलिड नहीं होगा, बट हाँ, नॉलेज पर्पस के लिए अगर आप चाहो तो इस लेक्चर को देख सकते हो। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर की अगर मैं बात करूं, दैट इज मींस ऑफ प्रोडक्शन, जो यूनिट बनता है आपका 1.6 आपके इंस्टीट्यूट की स्टडी मॉड्यूल के हिसाब से, इसको हम कवर करेंगे दो पार्ट में, जिसमें आज है पार्ट नंबर 1, जहां पे हम दो टॉपिक देखेंगे और बच्चे रिमेनिंग टॉपिक अपन कवर करेंगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट में। सर सेकंड पार्ट कब आएगा? तो सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। बहुत जल्दी कैसे? बहुत जल्दी कितना? बहुत जल्दी इस वीडियो पे अगर आप कर देते हो 45 लाइक्स फटाफट से, ठीक है, आपको क्या करना है, शेयर करना है दबा के, और इस वीडियो में आपको कर देना है भैया 45 लाइक्स। जैसे ही आप 45 लाइक्स का टारगेट खत्म करोगे, मैं फटाफट से उतनी जल्दी वीडियो लेके आ जाऊंगा। वरना वीडियो को आने में थोड़ा सा लेट लगेगा, पर आएगा। अगर आप ये टारगेट जितना जल्दी अचीव करोगे, फटाफट से उतनी जल्दी वो वीडियो आ जाएगी। क्लियर बात है? हाँ जी सर। तो चलो भाई, अपन आते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहला टॉपिक जो हमको यहाँ पे दिख रहा है वो है इंट्रोडक्शन, बट टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा अपन डिस्कशन करेंगे और आधे से ज्यादा काम हमारा वहीं हो जाएगा। चैप्टर का नाम सबसे पहले क्या है सर? चैप्टर का नाम है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। चैप्टर का नाम क्या है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। भैया, मीन्स मतलब क्या, प्रोडक्शन मतलब क्या, इसको पहले हमको समझना पड़ेगा। ऑफ तो कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है। मीन्स और प्रोडक्शन, सबसे पहले आते हैं प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन मतलब क्या भैया? उत्पादन करना। ठीक है, उत्पादन करना, कुछ ना कुछ चीज प्रोड्यूस करना। प्रोड्यूस करने का मतलब क्या कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा रॉ मटेरियल ला रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं फैक्ट्री में, मशीन में उसको डाल रहे हैं, और कुछ एक नया फिनिश गुड्स अपन बना दे रहे हैं। ठीक है, मतलब आई मीन टू से कि हम कुछ इनपुट लेके आ रहे हैं और उसको मैन्युफैक्चर करके उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं हम किसमें? आउटपुट में। फॉर एग्जांपल, हम स्टील लेके आए, हम रबड़ लेके आए, हम बहुत सारा प्लास्टिक लेके आए, बल्ब वगैरह, वायर वगैरह लेके आए, उसको हमने क्या किया? कन्वर्ट करके हमने उसको बना दी एक कार। हमने क्या किया? इनपुट को उसको क्या किया? कन्वर्ट करके हमने एक आउटपुट में चेंज कर दिया। इसी को क्या बोलते हैं अपन? प्रोडक्शन। सिंपल इजी एकदम। प्रोडक्शन मतलब क्या? इनपुट को हमने आउटपुट में चेंज कर दिया, वो हो गया आपका एक तरीके से प्रोडक्शन। अब मीन्स का मतलब क्या? मीन्स मतलब क्या हो गया यहाँ पे? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को हम किस तरीके से करेंगे, प्रोडक्शन करने के जरिए क्या क्या है, प्रोडक्शन करने में हमको किन किन चीजों का हेल्प लगने वाला है, ये हो गया मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी क्या सारी चीजों को यूज करके, यानी क्या सारे इनपुट को हम यूज करके हम अपना आउटपुट बनाने वाले हैं, दैट इज व्हाट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है एकदम? सर क्लियर है? ठीक है, अगर नहीं होगा तो थोड़ा सा एक बार वापस से पीछे करके वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया? प्रोडक्शन करने के लिए हमको जो मीन्स रिक्वायर्ड है, जो सारी चीजें हमको लगेगी, वो हो गया मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। और इसी के बारे में हम इस चैप्टर में, क्लियर बात है? अब आ जाओ इंट्रोडक्शन पे, टेक्स्ट पढ़ना है साथ साथ में। अभी तक हमको इतना समझ में आ गया या नहीं, देखते हैं। इन अ प्रोडक्शन सिस्टम सो मेनी फैक्टर्स आर यूज्ड टू गेट आउटपुट। एक प्रोडक्शन सिस्टम में बहुत सारे फैक्टर्स हम यूज करते हैं एक आउटपुट बनाने के लिए, एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब वो जो फैक्टर्स हम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इजी सिंपल भाषा में इनपुट। द फैक्टर्स आर कॉल्ड इनपुट एंड द फाइनल आउटकम इज कॉल्ड आउटपुट। इजी एकदम। हम आउटपुट बना रहे हैं, आउटपुट बनाने के लिए हमको कुछ फैक्टर चाहिए, उस फैक्टर को क्या बोल दिया? इनपुट बोल दिया। उसको कन्वर्ट करके जो हमारा फिनिश गुड्स मिलेगा, फिनिश प्रोडक्ट जो निकल के आएगा, वो क्या हो गया? हमारा आउटपुट। क्लियर? आगे, आउटपुट इज द ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म ऑफ इनपुट्स। आउटपुट क्या है? ये एक ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म है किसका? इनपुट का। जैसे हमारे पास क्या है? व्हीट आया, व्हीट से हमने आटा बनाया, उसको गूथा, उसके बिस्किट बना दिए। तो बिस्किट क्या है? वो एक व्हीट का ट्रांसफॉर्म्ड पार्ट है, ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म है एक तरीके से उस व्हीट। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। आगे, इफ वी गो टू द प्रिमिटिव एज, अगर हम पुराने जमाने में, ओल्डन टाइम्स में जाएं, तो देयर वाज ओनली लैंड एंड लेबर दैट वर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स एंड सम स्मॉल इंडस्ट्री या फैक्ट्री गुड्स। पुराने जमाने में क्या होता था? जब बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप्ड नहीं थी, जब मशीन्स बहुत ज्यादा नहीं थी, कंप्यूटर्स नहीं थे, मेनली हम क्या करते थे? एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क होता था, या छोटी मोटी टेक्सटाइल वगैरह की फैक्ट्री होगी। अगेन, ऐसा सारे सामान यूज होते थे जो हमको नेचर से मिल रहा है। ठीक है, तो नेचर से हमको क्या मिल गया? हमारा रॉ मटेरियल मिल गया। हमको क्या करना है? लेबर करना है। लेबर यानी मेहनत करनी है। जो मेहनत करते हैं उसको हम बोलते हैं लेबर। एक ऐसे फिजिकल आप इंसान को नहीं समझोगे इकोनॉमिक्स में, ऑलरेडी अपन ने पहले पढ़ रखा है कि लेबर यानी जो मेहनत हो रही है, चाहे मेंटली फिजिकली, वो हो गया अपना लेबर। तो पुराने जमाने में जब बहुत ज्यादा ऐसे मशीनरी नहीं थी, बहुत ज्यादा ग्लोबलाइजेशन वाला जमाना नहीं था, तब क्या होता था? मोस्टली हम एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजों पे डिपेंडेंट थे, छोटा मोटा टेक्सटाइल कपड़े वगैरह पे हम वर्क करते। तो उस समय जो हमको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लगते थे, यानी प्रोडक्शन करने के लिए जो हमको मीन्स रिक्वायर्ड होती थी, वो क्या होते थे? सिंपल दो चीजें, लैंड और लेबर। क्या? दो चीजें, लैंड और लेबर। हम क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं। खेती करने के लिए हमको जमीन चाहिए। हवा में तो हम खेती नहीं कर सकते, और ऐसा भी नहीं कि हमने एक बार बीज डाल दिया जमीन में तो अपने आप उग जाएगा। उसमें हमको प्रॉपर केयर करनी है, पानी डालना है, इंश्योर करना है सनलाइट है, इंश्योर करना है कि भाई कीड़े मकोड़े उसको नहीं खा जाए, फसल डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए। तो मेनली पुराने जमाने में दो हमारे क्या होते थे? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते थे। दो चीजें हमको लगती थी कोई भी चीजें प्रोड्यूस करने में, दैट इज लैंड, दूसरा क्या? लेबर। पहला क्या? लैंड, दूसरा लेबर। आजकल हमको क्या क्या सारी चीजें लगती है? तो हम सभी को पता है हमारे पास 4 मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर
कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को कई जगह ऑर्गेनाइजेशन के वर्ड से रिप्लेस किया गया है आपकी मॉड्यूल में, ठीक है। तो आजकल क्या है, 4 मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर या ऑर्गेनाइजेशन। पुराने जमाने में क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ लैंड और लेबर, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे पास ऐसा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि ऐसा नहीं था कि ये मेरी जमीन है वो तुम्हारी जमीन है, जब बहुत ज्यादा लॉ नहीं थे, एकदम बहुत पुराने जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, क्लियर बात है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ लैंड और लेबर में हमारा काम हो जाता था। बट धीरे 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 जैसे हम डेवलप करते गए, टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई, हमारा जो सोचने का नजरिया है वो बड़ा, इनोवेशन होती गई मार्केट में, तो धीरे धीरे कैपिटल और एंटरप्रेन्योर भी हमारे साथ। As the civilization process improved, the nature of inputs gets changed and items of inputs also increase. जैसे जैसे मैंने बोला ना, धीरे धीरे डेवलपमेंट होती गई, टेक्नोलॉजी आती गई, हमारे सोचने का विजन बढ़ते गया, ठीक है, हम और ज्यादा एडवांस हो गए, मशीन्स वगैरह यूज करने लग गए, तो जो इनपुट्स है वो इंक्रीज हो गए। क्या क्या आ गए, तो इन द मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम यूजुअली देर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड एंड लेबर पुराने वाले, न्यू जो ऐड हुआ है वो कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन को आप एंटरप्रेन्योर भी बोल सकते हो, बट अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको जाना है, क्यों, क्योंकि आपकी मॉड्यूल में ऑर्गेनाइजेशन वर्ड ही यूज किया गया। क्लियर बात है एकदम। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओरिजिनली कम्स आउट ऑफ कार्ल मार्क्स आइडिया ऑन मोड ऑफ प्रोडक्शन। ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, कार्ल मार्क्स के आइडिया ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन से आते थे। कार्ल मार्क्स कौन है भैया, तो ये है, यहाँ पे मैंने आपको फोटो दे के रखी है, ये भाई साहब एकदम दाढ़ी और एकदम बाल वाले, ये कार्ल मार्क्स है, ठीक है। एज सच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मे बी रेफर्ड बोथ to tangible aspects such as physical raw materials, tools or labor, and non-tangible aspects such as domestic labor or knowledge production that contributes to the means of production. अब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे बोल रहा है कि दो तरीके से हम दो एस्पेक्ट में उसको देख सकते हैं। पहला क्या, टेंजिबल जो दिखता है, जो हम फील कर सकते हैं। दूसरा है इंटेंजिबल जो दिखता नहीं है बट फील कर सकते हैं। तो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको कार्ल मार्क्स के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कौन सा, टेंजिबल, दूसरा कौन सा, इंटेंजिबल। टेंजिबल इंटेंजिबल का मीनिंग क्लियर है। टेंजिबल में क्या क्या आ जाएंगे, तो फिजिकल रॉ मटेरियल, गेहूं, चावल, फिजिकल रॉ मटेरियल, टूल्स हो गया, मशीन वगैरह कुछ इक्विपमेंट अपन यूज कर रहे हैं, और लेबर। अब यहाँ पे फिजिकल लेबर का मतलब क्या हो गया, जो इंसान एक्चुअल में काम कर रहा है, दैट इज वर्कर। तो ये सारे क्या हो गए, टेंजिबल चीजें हो गई। नॉन टेंजिबल एस्पेक्ट सच एज डोमेस्टिक लेबर, अरे सर टेंजिबल में भी आप लेबर बोल रहे हो, नॉन टेंजिबल में भी आप क्या बोल रहे हो, लेबर बोल दे रहे हो। डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, हम जब टेंजिबल एस्पेक्ट में लेबर की बात करते हैं तो फिजिकल हम यहाँ पे एक इंप्लॉय को बोल रहे हैं कि इंप्लॉय ऑफिस आ रहा है, काम कर रहा है, फैक्ट्री आ रहा है, काम कर रहा है, क्लियर बात है। नॉन टेंजिबल एस्पेक्ट ऑफ लेबर क्या हो जाता है, डोमेस्टिक लेबर या नॉलेज, जो वो मेहनत कर रहा है या वो जो अपना दिमाग लगा रहा है, जो अपना वो नॉलेज लगा रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लो आपके पास रॉ मटेरियल है, आपके पास मशीन है, बट आपको चलाना ही नहीं आता, तो आप कैसे काम करोगे, दो हाथ दो पैर होके दो आंख होके भी आप काम नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो वो नॉलेज क्या है, वो इंटेंजिबल एस्पेक्ट है जो प्रोडक्शन में लगता है, बट ऑब्वियस सी बात है। और सिर्फ नॉलेज होके भी नहीं होगा, हमारे पास हाथ ही नहीं है, बस हमारे पास नॉलेज है, तो क्या हम सामान को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले पाएंगे, नहीं ले जा पाएंगे। विद अभी गिवन टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो नहीं ले जा पाएंगे। तो हमको फिजिकल लेबर भी चाहिए। तो जब हम बात करेंगे फिजिकल लेबर की, ठीक है, इंसान की, वर्कर की, तो वो आ जाएगा टेंजिबल एस्पेक्ट में। जब हम बात करेंगे उस लेबर के नॉलेज की, स्किल की, एक्सपर्टीज की, तब हम बात कर रहे होंगे नॉन टेंजिबल एस्पेक्ट। क्लियर बात है एकदम। The labor as a factor is given importance and are compared with the physical capital goods like machinery, tools, etc. अब यहाँ पे हम लेबर 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 इतने टाइम से करें, इसका हमको ये समझ में आता है कि लेबर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। आउट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लेबर पे हमारा थोड़ा सा सेंट्रल फोकस है। हमारा मतलब ये भाई साहब का, कार्ल मार्क्स का क्या है, थोड़ा सा वो लेबर सेंट्रिक सोशलिज्म की थोड़ी बहुत वो बातें करते थे, तो उन पे उनका थोड़ा लेबर पे ज्यादा फोकस था कि कैसे हम लेबर को क्या है, उनका अपलिफ्टमेंट कर सके। सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी की, कोई बहुत ज्यादा अमीर है, कोई बहुत ज्यादा गरीब है, उसको हम कैसे कम कर सके। तो ये थोड़ा सा, जहां तक मुझे कार्ल मार्क्स के बारे में आइडिया, जहां तक मैंने पढ़ा है समझा, तो ये थोड़ा सा कैपिटलिस्टिक नेचर के खिलाफ थे। ये थोड़े से ज्यादा सोशलिस्टिक थे। ये क्या थे, थोड़ा कैपिटलिस्टिक, यानी प्रॉफिट कमाओ भर भर के, सिर्फ कुछ बिजनेसमैन होंगे जो बहुत अमीर होंगे, इससे थोड़ा सा ये डाइवर्टेड थे। ये थे कि भैया इक्वालिटी होनी चाहिए सोसाइटी में। क्लियर बात है। लेबर हमारा क्या है, सेंट्रल में होने वाला है। आगे, means of production also known as means of labor. Means of production also known as means of labor are the material, tools and other instruments used by the worker to make outputs. This includes machines, tools, material, plant and equipment, land, raw material, money, energy and anything else labor need to make. कोई भी ऐसी चीज जो लेबर को लग रही है प्रोडक्शन करने में, वो सब कहाँ आ जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, या ऑल्सो नोन एज मीन्स ऑफ लेबर। चाहे वो किसी भी टाइप का रॉ मटेरियल हो, टूल्स हो, अदर इंस्ट्रूमेंट हो, जो वर्कर यूज करेगा आउटपुट बनाने में। वो मशीन हो सकती है, छोटे मोटे इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, बड़े बड़े प्लांट हो सकते हैं, लैंड हो सकता है, रॉ मटेरियल, मनी, एनर्जी, कुछ भी चीज जो एक लेबर को लगेगा प्रोडक्शन करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या मीन्स ऑफ लेबर, जिसको यूज करके प्रोडक्शन होगा। क्लियर बात है। दिस शोज दैट लेबर इज द सेंट्रल स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम। देखो थोड़ी देर पहले अपन अभी बात कर रहे थे
कि लेबर के बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है। इससे हमको ये समझ में आता है कि कार्ल मार्क्स जो है लेबर को थोड़ा सा ज्यादा फेवर करते थे, लेबर को एक सेंटर पिक्चर में रख के वो बात करते थे। और यहाँ पे सेम लाइन आ भी गई कि ये हमको दिखाता है कि लेबर क्या है, सेंटर स्टेज है ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। इफ लेबर इज टेकन off from the production system even with all available other factors there will be zero production। देखो एकदम 100% लॉजिक वाली बात है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आपके पास भर भर के कैपिटल है, आपके पास एंटरप्रेन्योर भी अच्छा है, ठीक है, आपके पास प्लांट मशीनरी भी है, आपके पास रॉ मटेरियल भी है, पर लेबर नहीं है, तो क्या आप प्रोडक्शन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे ये बात बोल रहा है कि अगर इवन इफ आपके पास सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, सारे आपके पास रिसोर्सेज है, बट यू डू नॉट हैव अ लेबर, तो क्या वो सारे आपके रिसोर्सेज का कोई मीनिंग है? द आंसर इज नो, योर रिसोर्सेज आर यूजलेस अनलेस यू हैव लेबर इन योर ऑर्गन। लेबर काफी ज्यादा क्लियर हो गई बात। फ्रॉम द इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू इज। अब लेबर की इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू क्या हुई? सर ये लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू क्या है? देखो आगे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द वैल्यू ऑफ लेबर शुड बी इक्वल टू द एडिशनल वैल्यू ऑफ द आउटपुट आफ्टर डिडक्टिंग द यूसेज ऑफ अदर मटेरियल। लेबर वैल्यू ऑफ थ्योरी के हिसाब से जो लेबर की जो वैल्यू होनी चाहिए, लेबर की वैल्यू, प्राइस नहीं, लेबर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू द एडिशनल वैल्यू ऑफ द आउटपुट आफ्टर डिडक्टिंग द यूजेज ऑफ अदर। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा यहाँ पे मेरे पास जगह की कमी है, कोशिश करूंगा कि हाँ नोटिंग करके आपको समझा पाऊँ। समझो, इमेजिन करो एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे 100 लेबर है और मान लो 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। करंट कैपेसिटी क्या है? 100 लेबर है, 10,000 यूनिट ऑफ जो है यूनिट्स हम बना पा रहे हैं उसका प्रोडक्शन हो। मान लो हम क्या कर रहे हैं, 50 एडिशनल लेबर लेके, क्या कर रहे हैं, 50 एडिशनल लेबर लेके आए, उससे जो हमारा प्रोडक्शन है वो हो गया 15,000। क्या हो गया? हमारा प्रोडक्शन 10,000 से बढ़ के 15,000 यूनिट हो गया। यानी एक्स्ट्रा हमको कितना फायदा हुआ? ये 5,000 यूनिट का हमको एक्स्ट्रा फायदा हुआ। अब यहाँ पे ये थ्योरी बोल रही है कि ये जो 50 लेबर की जो वैल्यू है, ये जो 50 लेबर की वैल्यू ये किसके बराबर होनी चाहिए? ये बराबर होनी चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू द एडिशनल वैल्यू ऑफ द आउटपुट। ये जो हमारे पास एडिशनल वैल्यू मिली है आउटपुट की 5,000 यूनिट, अब इसकी मार्केट में जो भी वैल्यू होगी, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए वैल्यू है, ठीक है, तो ये 1 लाख हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है। 1 लाख क्यों, कब एक्स्ट्रा मिल रहा है? हमने 50 लेबर एक्स्ट्रा लगाए, हमको 1 लाख रुपए हमारी और एक्स्ट्रा कमाई हो रही है। अब ये जो हम 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, जो 5,000 यूनिट हमारे एक्स्ट्रा बन रहे हैं, इसमें दो कंपोनेंट होंगे, रॉ मटेरियल का भी खर्चा होगा, लेबर का भी खर्चा होगा। तो 1 लाख रुपए में से रॉ मटेरियल का खर्चा माइनस करने के बाद, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल का अगर खर्चा आता है 60,000, तो 60,000 खर्चा माइनस करने के बाद जो 40,000 हमको बच रहा है, ठीक है, जगह की कमी है बट आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। जो 40,000 हमारे पास बच रहा है, देखो क्या लिखा है, एडिशनल वैल्यू ऑफ आउटपुट आफ्टर डिडक्टिंग द यूज ऑफ अदर रॉ मटेरियल, यानी लेबर को छोड़ के जो भी अदर रॉ मटेरियल लग रहा है उसको हटाने के बाद जो हमारी वैल्यू बच रही है, दैट मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ योर लेबर। मतलब हम 40,000 रुपए जो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, किसकी हेल्प से कमा रहे हैं? लेबर की हेल्प से कमा रहे हैं। तो क्या ये 40,000 पे इन लेबर का हक है? बिल्कुल हक है, ऐसा बात है, ऐसा कहना है कार्ल मार्क्स का। ये जो 40,000 आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो, ये आप कमा रहे हो लेबर की हेल्प से, तो ये 40,000 का अमाउंट आपको लेबर को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप प्रॉफिट समझ के रख लोगे। ध्यान करो, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि थोड़ा कैपिटलिस्टिक नेचर से हटके हैं। ये चाहते हैं कि सबको भैया इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सोसाइटी में एक प्रॉपर बैलेंस रहे। ये चाहते हैं कि अगर फरारी के शोरूम में काम करने वाला वर्कर, एक छोटा सा मैकेनिक भी फरारी अफोर्ड कर पाए। वरना आजकल होता क्या है, फरारी है, 10 करोड़ की गाड़ी है, अब जो मैकेनिक है जो उसमें टायर इंस्टॉल कर रहा है, सीट्स वगैरह इंस्टॉल कर रहा है, उनकी सैलरी कितनी, मान लो 50,000 है, 1 लाख है। क्या वो जीवन में अपने कभी वो फरारी, अगर उनकी यही सैलरी रहती तो क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे 10 करोड़ की फरारी? There is no। तो ये कहना था कार्ल मार्क्स का, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका ये व्यू पॉइंट था कि एटलीस्ट जो लेबर बना रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको आप इतना दो कि वो अपनी चीजें तो अफोर्ड कर पाए, वो अपनी चीजें अफोर्ड कर पाए। इसलिए उनका ये कहना था, ये जो लेबर थ्योरी है, हालांकि इसको लेबर थ्योरी को डेवलप किया था एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने, बट थोड़ा सा आगे जाके और एग्जामिन करके अपने हिसाब से कार्ल मार्क्स ने चेंज किया था, इसलिए यहाँ पे हमको थोड़ा उसका इन्फ्लुएंस दिख रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा पैसा आप कमा रहे हो लेबर की मेहनत से, एक्स्ट्रा लेबर की मेहनत से, वो आपका प्रॉफिट नहीं है, वो आपको देना है लेबर को। वो आपको किसको देना है? लेबर को आपको देना चाहिए। बट क्या ये प्रैक्टिकल लाइफ में होता है? ठीक है, बट ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप भी अगर सीए में कर लोगे, प्रोफेशनल हो जाओगे, आपकी सैलरी लगती है मान लो 10 लाख रुपए, तो ऐसा तो नहीं है कि आपके जो बॉस है या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वो भी 10 लाख रुपए कमा रही है और पूरा का पूरा आपको दे रही है। वो एम्प्लॉयर आपसे कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़ साल का कमा रहा होगा, तब जाके आपको 10 लाख रुपीज दे रहा है। मतलब एनीवेयर एनीवेयर उसको 90 से 80 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। अब यही बोलते हैं कार्ल मार्क्स, ये जो 90 से 80 लाख का प्रॉफिट है, किसने कमाया? लेबर ने कमाया। मेहनत किसने की? लेबर ने। तो पैसा किसको मिलना चाहिए? लेबर को मिलना चाहिए, ना कि मालिक को मिलना चाहिए। और इसी चीज को, ये जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है कि मतलब आप 10 लाख रुपए दे रहे हो, 1 करोड़ कमा रहे हो, तो आप 90 लाख जो कमा रहे हो लेबर की मेहनत से, किसी और की मेहनत से, तो आप एक्चुअल में उस लेबर को क्या कर रहे हो? एक्सप्लॉइट कर रहे हो। और दिस इज नोन एज लेबर एक्सप्लॉइटेशन इन द वर्ड ऑफ कार्ल मार्क्स।
ठीक है, बहुत ज्यादा आप इसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड से मतलब कनेक्ट करने की कोशिश मत करना कि सर प्रॉफिट कहाँ गया, ऐसे में इकोनॉमी कैसी चलेगी, ठीक है, उस व्यू पॉइंट से अभी हट जाओ। सिर्फ ऐसा समझो कि हमको लेबर को सेंटर में रख के उनके वेलफेयर के बारे में सोचना है, ठीक है, क्लियर बात है, हाँ जी सर। बट दिस सरप्लस वैल्यू इज एक्चुअली अप्रोप्रिएटेड बाय द ओनर ऑफ द प्रोडक्शन। तो ये जो 40,000 है ये कौन रखेगा, बट ऑब्वियसली बात है कि भैया जो एम्प्लॉयर है वो रखेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी सैलरी 10 लाख है, आपका एम्प्लॉयर आपसे काम करवा रहा है 1 करोड़ का, जो 90 लाख जो बचा वो भैया एम्प्लॉयर ही रखेगा ना, बट ऑब्वियसली बात है। इसी को क्या बोला गया है, दिस इज वेल नोन एज लेबर एक्सप्लॉइटेशन। अकॉर्डिंग टू मार्क्स द एक्सप्लॉइटेड पर्संस आर कॉल्ड प्रोलेटेरियंट्स, ठीक है, प्रोलेटेरियट्स, ठीक है, क्लियर बात है। तो ये जो एक्सप्लॉइटेड लेबर है उनका उन्होंने एक नाम दे दिया, क्लियर बात है एकदम। सर आते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन। काफी इजी, थोड़ा सा ऊपर वाले से लेंदी है बट इजीली जल्दी जल्दी ये खत्म हो जाएगा। ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन क्या बोलता है ये, देयर आर यूजुअली 3 फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। हम सभी को पता है 3 टाइप की इकोनॉमिक सिस्टम होती है, क्या क्या, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या क्या, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, जहां पे प्रॉफिट मेकिंग पे ज्यादा फोकस किया जाता है, जीडीपी की ग्रोथ फटाफट से वहां पे होती है। सोशलिस्टिक क्या है, हमको सोसाइटी को डेवलप करने पे हमारा फोकस होता है, जीडीपी की ग्रोथ हमारी स्लो होती है, प्रॉफिट पे हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देके सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, दोनों चीजें उसमें आएंगी, हमको प्रॉफिट भी बढ़ाना है ताकि हमारी जीडीपी ग्रोथ होते रहे, साथ ही साथ सोसाइटी का भी हमको वेलफेयर करना है ताकि सोसाइटी में इम्बैलेंस क्रिएट ना हो जाए। ऐसा नहीं हो जाए कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हो गए और बहुत मैक्सिमम लोग गरीब हो गए। तो सोसाइटी को हमको इम्बैलेंस को भी हमको बैलेंस करना है, बट हमको आगे भी बढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम जीडीपी ग्रोथ को रोक दे, जीडीपी ग्रोथ भी हमको करनी है और इम्बैलेंस भी हमको कम करते जाना है। इसको बोला जाता है मिक्स्ड टाइप ऑफ, ठीक है। अब एक एक को हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है कैपिटलिस्टिक सिस्टम। तो अंडर कैपिटलिस्टिक सिस्टम ओनली द प्राइवेट इन्वेस्टर और बिजनेस हाउसेस कंट्रोल द सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट रूल। देयर इज नो नीड ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर इन द इकोनॉमिक एंड बिजनेस सेक्टर। तो जो कंट्री कैपिटलिस्टिक सिस्टम को फॉलो करती है वहां पे गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है इकोनॉमी में। इकोनॉमी कैसी चलती है, जो डिमांड होगी, बट ऑब्वियसली बात है जहां पे ज्यादा डिमांड होगी, जहां पे ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो जो मैन्युफैक्चरर्स है वो भी उसी चीज को प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक इकोनॉमी में कार की बहुत ज्यादा डिमांड है, मिल्क की बहुत कम डिमांड है, तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, कार ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे और मिल्क कम करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ज्यादा जोर है। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, जीडीपी ग्रोथ भी फटाफट फटाफट ऊपर जाएगी। क्लियर बात है। गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है या बहुत कम ही, एकदम लिटिल रोल रहता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। Capitalism is defined as a private ownership and control over the means of production, where the surplus product becomes a source of unearned income for its owners. Capitalism में क्या है भैया, प्रॉफिट पे फोकस है। जो भी सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सब किसके हाथ में, प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में कंट्रोल होता है। अंडर this system, profit seeking individual or organization undertake a majority economic activities. The market mechanism decides the prices of the goods and factors of production in this system. मार्केट डिसाइड करेगा कि प्राइसेस क्या होंगे गुड्स के, क्या सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी पे पूरा कंट्रोल किसका है, प्राइवेट प्लेयर्स का है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ज्यादा फोकस होगा। क्लियर बात है एकदम, बहुत इजी, क्लास 11 12 में हमने बार बार ये चीजों को पढ़ा है। आगे, इन द मार्केट फॉर गुड्स there are demanders and suppliers who interact with each other. If demand power is equal to the supply power, then there will be equilibrium in the market, which will lead to the determination of the stable price of goods. सिंपल सी बात है, जब डिमांड और सप्लाई मीट हो जाते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो भैया अगर डिमांड और सप्लाई बराबर है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है अपन। ऑन द अदर हैंड, इफ देयर इज अनइक्वल सर्कमस्टेंसेस बिटवीन द डिमांड पावर एंड सप्लाई पावर, देन देयर विल बी डिसइक्विलिब्रियम। एकदम वाइस वर्सा उल्टा, अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, डिसइक्विलिब्रियम, सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, अगेन डिसइक्विलिब्रियम इन द मार्केट, एंड नो यूनिक प्राइस विल बी डिटरमाइंड। और कोई एक यूनिक प्राइस, एक फिक्स प्राइस नहीं निकल के आएगा। देयर वी सी ह्यूज इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। इस टाइप ऑफ सोसाइटी में, इस टाइप ऑफ इकोनॉमी में क्या देखने को मिलता है, ह्यूज इनइक्वालिटी इन द इनकम। जो टॉप के बिजनेसमैन होंगे वो इतने अमीर होंगे कि उनके पास 80-90% ऑफ द वेल्थ होगी, और जो 90% ऑफ द पॉपुलेशन है उनके पास हार्डली 10% ऑफ द वेल्थ। आगे, टुडे वी कैन नॉट फाइंड एनी सच कंट्री विच इज प्योरली कैपिटलिस्टिक, हाउएवर द कंट्रीज विद हाई डिग्री ऑफ कैपिटलिज्म आर फाउंड इन वेस्टर्न यूरोप, यूएसए। आज के जमाने में कोई भी ऐसी कंट्री यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं है जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस ना हो। भले लिमिटेड होता है बट हर एक कंट्री में गवर्नमेंट का लिमिटेड इंटरफेरेंस होता है। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि आज के टाइम में कोई एक ऐसी कंट्री हो जो प्योर कैपिटलिस्टिक है, जहां गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है कि प्राइवेट प्लेयर क्या कर रहे हैं, मार्केट में किस चीज की क्या प्राइस चल रही है, क्या डिमांड चल रही है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे गवर्नमेंट बहुत कम ध्यान देती है और प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में इकोनॉमी ज्यादा गवर्न होती है। ऐसी कौन सी कंट्री, तो वेस्टर्न यूरोप की कंट्री हो गई और यूएसए हो गया अपना। According to Karl Marx, capitalistic society is made up of two classes: the bourgeois or business owner who control the means of production, and the proletariat or the worker who labor transform the raw commodities into valuable economic goods. अब कैपिटलिस्टिक नेचर में, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में दो टाइप के लोग होते हैं, एक बिजनेसमैन हो गया और दूसरा लेबर हो गया।
सिंपल सी बात है। बिजनेसमैन क्या हो गया भैया, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को गवर्न कर रहे हैं, और वर्कर्स जो है वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में, इकोनॉमिक गुड्स में उसको गवर्न करने का काम कर रहे हैं। ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पैराग्राफ में। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा सोशलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में। तो ये क्या है, इट इज रिवर्स टू द कैपिटलिस्टिक सिस्टम। हियर गवर्नमेंट और पब्लिक सिस्टम वर्क्स विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ प्राइवेट और कैपिटलिस्टिक फर्म and market mechanism. All the income and wealth of the country is one of the common people or public. Socialism is a populistic economic and political system based on the public ownership, also known as collective or common ownership of the means of production. Those means includes the machinery, tools and factories used to produce goods that aim to directly satisfy human needs. Here usually no or very low level of income and wealth inequalities are observed. In the modern world, there is very hard to find any such countries having pure socialistic nature. However, the countries like Venezuela, Cuba, North Korea, China, etc. do follow high level of socialistic distribution of income and wealth of the countries. तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या है, कैपिटलिस्टिक का पूरा उल्टा, जहां वहां पे प्रॉफिट पे हमारा फोकस होता है, प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में इकोनॉमी होती है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। तो वहीं सोशलिस्टिक में पूरा उल्टा, प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में एकदम छठा कुछ छोटा मोटा पार्ट होता है और गवर्नमेंट मैक्सिमम ऑफ द चीजें को कंट्रोल करती है। एग्जाम्पल क्या है कंट्रीज का भैया, तो वेनेजुएला है, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, चाइना। नॉर्थ कोरिया तो सबसे मतलब इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा सोशलिस्टिक नेचर का ही है, जहां पे सारी चीजें हमारे इस लीडर के पास में है और जो पीपल है उनके पास कोई भी तरीके का कोई भी पावर नहीं है। अब सोशलिस्टिक नेचर ऑफ इकोनॉमी में या सोशलिस्टिक कंट्री में हमको क्या देखने को मिलता है कि इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट हमको इक्वल देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम बिजनेसमैन बहुत ज्यादा रईस है और एकदम आधी जनता बहुत ज्यादा पुअर है। या तो भैया सब रईस होंगे या बहुत ज्यादा पुअर होंगे। जैसा नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल है, वहां पे कोई रईस आदमी है ही नहीं। मतलब वहां पे अगर किसी के घर में बिजली आ रही है तो उसको एकदम हाई क्लास ऑफ सिटीजन माना जाता है कि बहुत अमीर आदमी है। तो बेसिक फैसिलिटीज के लिए भी वहां पे बहुत ज्यादा मारा मारी है। आप यूट्यूब वगैरह में वीडियोस वगैरह देखोगे। रिसेंटली मैं भी एक वीडियो देख रहा था, एक गर्ल है जो वहां से भाग के निकली है, बहुत पहले निकली थी, नाउ शी इज स्टेइंग इन यूएसए। उनका नाम है येनोमी पार्क, येनोमी पार्क, IENOMI, येनोमी पार्क। तो उनका अगर आप पॉडकास्ट वगैरह सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि नॉर्थ कोरिया की कंडीशन क्या है, बहुत ज़्यादा मिजरेबल है। कभी फ्री टाइम मिले एग्जाम वगैरह खत्म होने के बाद, या आपको लगता है आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है, तो नॉलेज पर्सपेक्टिव के लिए कि नॉर्थ कोरिया में क्या चल रहा है, कैसी सिचुएशन है, वहाँ के लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, आपको जानने को मिलेगा और एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। हालांकि हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ट्राई करती है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल रहे, लोगों को सोसाइटी का वेलफेयर हो, बट उसका एक बहुत ज़्यादा डार्क साइड भी है जो नॉर्थ कोरिया में होता है। तो वो आप देख सकते हो, सर्च करके येनोमी पार्क का कोई भी पॉडकास्ट आप देख लोगे, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर बात है। तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है मैक्सिमम ऑफ द पोर्शन ऑफ द इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में बहुत ज्यादा पावर्स। अब आते हैं अपन मिक्स्ड इकोनॉमी में। सभी को पता है कि भैया इंडिया एक क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। या क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम वी फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिस्टिक मार्केट इकोनॉमी एंड सोशलिस्टिक इकोनॉमी। हियर सम फॉर्म ऑफ प्राइवेट इनिशिएटिव्स एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव आर फाउंड साइड बाय साइड। जैसे प्राइवेट और गवर्नमेंट का एग्जांपल, जैसे टेलीकॉम सेक्टर आप देख लो, बीएसएनएल क्या है, गवर्नमेंट है। एयरटेल जियो क्या है, प्राइवेट है। फिर वहीं पे क्या हो गया, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, गवर्नमेंट प्लेयर्स भी हैं। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड में गवर्नमेंट कंपनीज भी है, प्राइवेट वाली भी है। फिर जैसे रेलवे पूरा इंटायरली गवर्नमेंट अपना कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी सारी हमको कॉम्बिनेशन ऑफ चीजें देखने को मिलती है जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर भी अपना काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट प्लेयर भी अपना काम कर रहे हैं। हमारे पास प्राइवेट कंपनीज भी हैं, गवर्नमेंट कंपनीज भी हैं, प्राइवेट बैंक्स भी हैं, गवर्नमेंट बैंक्स भी है। तो ये क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर के पास भी इक्वल पावर है, इक्वल एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट के पास भी इक्वल पावर, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है। तो in the modern world many countries are there who follow mixed type of economic system. For example India, Brazil, South Africa, Bangladesh, Russia, Indonesia etc. are such countries. तो यानी आप कह सकते हो कि बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज हो गई और साउथ एशियन जो भी कंट्रीज हो गई, वो एक तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अपने अंदर चलाती है। इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में आ जाती है। The means of production can be owned by different people in different ways in different society. Capitalism is when the means of production are owned privately. A capitalistic society has market and its rule where things can be sold and brought at the market determined prices. Capitalism has also wage labor or the labor paid in wages. On the other hand, societies can be purely socialistic, meaning the means of production are owned in common either by the workers themselves or by the state. But in case of mixed nature of economies, the ownership of means of production is shared by both state or the government and the private business. एक तरीके से जितना अभी तक हमने ये टॉपिक में पढ़ा उसका लिए ये समरी एक पॉइंट यहाँ पे हो गया कि कैपिटलिस्टिक में हमको क्या देखने को मिलता है, सोशलिस्टिक में क्या मिलता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या मिलता है। बहुत ज्यादा बार मैंने रिपीट कर दिया, अभी तक तो आप लोगों के डीएनए में भी चलने लग गया होगा, इसलिए वापस से मैं रिपीट नहीं करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमको दिख रहा है, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। इसके नीचे आएंगे कैपिटल एज अ प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फिर मोड ऑफ प्रोडक्शन और उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो टोटल 1 2 3
4 4 छोटे-छोटे हमारे टॉपिक बचे हैं जिसको हम कवर करेंगे पार्ट नंबर 2 में, जो बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगी। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कितना जल्दी आप फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर यहाँ पे करते हो। तो दबा के लाइक और शेयर करो। मैं भी बहुत मेहनत के साथ आपके साथ आने वाला हूँ पार्ट 2 के लिए। तो ऑन दिस नोट इस लेक्चर को हम यहीं पे करेंगे रैप अप। मिलूंगा आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे के नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लास्ट तक बने रहने के लिए, आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।